मंच पर जब आप नहीं पहुंचे, आप जाते हैं, आपको ऐसे रुकाता है। आपको नहीं बुरा लगा? आपके नेता ने आपके लिए स्टैंड नहीं लिया? आपको बुला सकते थे। अब ट्रक पे जो है उस दिन मतलब हम सीपीआई में होते तब भी नहीं होते, कांग्रेस में है तब भी नहीं है। इस देश की जनता को इतना तो होशियार आप मानते हो कि पॉलिटिक्स समझती है? ज्यादा होशियार है, खास करके बिहार की जनता जो है ना। बेगूसराय में आपके चुनाव में अगर वोट ना कटे होते तो क्या नतीजा होता, वो भी जनता समझ रही थी। नहीं, और ऐसा नहीं है। मंच पर एक पहलू और है मंच पर जब आप नहीं पहुंचे और आप पप्पू यादव ही क्यों नहीं पहुंचे, बाकी सब पहुंच गए, तो भी जनता समझ रही थी। बाकी सब भी नहीं पहुंचे, बाकी सब भी नहीं पहुंचे। कई पहुंच गए महाराज, कई पहुंच गए, कई पहुंचे। हाँ, कई वो जिन पर कैमरे की नजर थी, या वो जो भविष्य में चुनौती हो सकते थे, या वो जो थोड़ा फ्री स्पीच पे बोल देते हैं कन्हैया पप्पू जी जैसे, देखिए वो रह गए। वैसे तो देखिए, आप कोई भी बात को अगर बतंगर बनाना हो और बिना बात का विवाद करना हो तो कुछ भी बोल सकते हैं। आप बहुत बढ़िया बोलते हो, लेकिन जनता इतना तो होशियार है, उसको इतना बेवकूफ नहीं समझते हो। नहीं, लेकिन जनता को कई बार कई सारी पप्पू यादव जी, आप नहीं, आप देखिए, आप मन में पीके रह गए। पप्पू यादव जी टीवी जा कहे जब वो पैदा नहीं हुए थे तब मैं विधायक बन गया था। ठीक है, पप्पू यादव मेरा सम्मान हुआ। पप्पू यादव जी सीनियर एमपी हैं और इस बार भी एमपी हुए हैं। उनका जो भी विचार है वो रख सकते हैं, वो स्वतंत्र हैं। लेकिन मैं भी जो आपको कह रहा हूँ ना, इसमें कोई लाग लपेट नहीं है। मतलब आपको नहीं बुरा लगा? मुझे बुरा तब लगता जब मेरे साथ बुरा किया जाता। आपके नेता ने आपके लिए स्टैंड नहीं लिया? आपको बुला सकते थे। अगर मेरा बॉस मेरे लिए स्टैंड ना ले, अगर मैं कहीं जा रहा हूं और उस जगह पर मेरा अपमान हो रहा हो और मेरी टीम मेरे साथ ना खड़ी, अपमान हो तब ना, अगर अपमान हो, वही मैं कह रहा हूं। रोकना अपमान नहीं था। मैं आपकी आंखें देख रहा था। नहीं, मेरी आंखें कहां से आप? अरे वीडियो दिख रहा है महाराज साहब, आप जाते हैं, आपको ऐसे रुकाता है। और आप पप्पू जी तो फिर भी थोड़ा करते हैं, आप बड़े गुड बॉय की तरह सर नीचे करते घूम जाते हैं। क्योंकि बात दूसरी थी वहां पे ना, बात वो नहीं थी, इसीलिए मैं इसको बार बार कह रहा हूं कि ये बिना बात का बात है। अगर मेरे साथ अपमान हुआ होता तो आप ये जान लीजिए कि मैं बेगूसरैया आदमी हूँ। फिर ना उसमें कोई अदालत और मुकदमा नहीं होगा, फैसला वहीं होगा। क्या करते? ये होना ही मुश्किल है, मैं वही कह देता हूँ। जो कर रहे हैं, आपने कहा ना रिवेंज हमने नहीं कहा, लेकिन हमको याद है अपमान किया है आपने मोदी जी, आपने जो है अपमान किया है अमित शाह जी। उसके बाद जो हम लगे हुए हैं एकदम, हम भी जो है एकदम दशरथ मांझी के जो है राज्य से आते हैं, पार काट के रास्ता बनाएंगे। मैं आपके पोटेंशियल में कोई डाउट नहीं कर रहा। नहीं तो अपमान होता ना तो मुझे इस पे जो है लिपापोती करने की जरूरत नहीं होती। अपमान का हिसाब हम वहीं उसी वक्त फैसला ऑन द स्पॉट कर देते। तो क्यों पप्पू यादव को लग रहा है उनका अपमान हुआ और क्यों कन्हैया को लग रहा है उनका अपमान नहीं हुआ? क्योंकि मेरा नहीं हुआ है, मुझे मालूम है। अगर उसमें थोड़ी सी भी सच्चाई होती जो दिखाई जा रही है तो मैं इस पे कोई लिपापोती नहीं करता। ऑनेस्टली आपको बोल रहा हूँ। और आप जान लीजिए, ये मत कहिए आप मीडिया को इतना करीब से देखे समझें और यहाँ तक पहुँचे, शुभकामनाएं आपको। हर दिखाई और बताई चीज़ सही होती है। सही बात है। तब तो मान लीजिए कि हम फेयर एंड लवली लगा दें तो आपसे ज़्यादा गोरे हो जाएंगे, तो बार बार बताया जाता है फेयर एंड लवली लगाने से मुंह गोरा होता है। हर जो है टीवी ब्रेक पे ये ऐड आता है, ठंडा मतलब कोका कोला। अच्छा, ठंडा मतलब कोका कोला, तो लस्सी मतलब क्या होता है, सत्तू मतलब क्या होता है। हर कहीं बताई चीज कैमरे पे सही हो ये जरूरी नहीं। आप समझ गया, बढ़िया परसेप्शन मेकिंग होता है। समझ गया, बढ़िया नेता है आप। कहते ठीक है, हम आगे आप भी बहुत बढ़िया आदमी हैं। हम बस ये कह रहे हैं कि परसेप्शन मेकिंग होता है, उसमें टीआरपी होता है, कई बार हाफ ट्रूथ होता है जो ज्यादा चलता है। अब इतने साल से यह बात बोली जा रही है, कुछ प्रॉब्लम है, कुछ प्रॉब्लम है। मनमोहन सिंह साहब ने कभी संसद में कहा था, मेरी खामोशी ने हजारों जवाबों की लाज रख ली, हम आगे बढ़ते हैं। बड़ा अच्छा बाकी समझदार को इशारा काफी है। बिहार का विधानसभा चुनाव लड़ेंगे? बिहार का विधानसभा चुनाव लड़ेंगे। ऊपर से क्लियर हो गया? नहीं, आप ये कह रहे हैं कि मैं उम्मीदवार के तौर पे नहीं, उम्मीदवार के तौर पे लड़ेंगे ये नहीं पता है अभी। लेकिन बिहार का विधानसभा चुनाव तो नजदीक, अब तो क्लैरिटी नहीं मिली अब तक कि आप लड़ रहे हो नहीं लड़ रहे हो? नहीं, अभी किसी को क्लैरिटी नहीं मिली है। तो अभी सीट शेयरिंग होगा, लोगों को सीट मिलेगा, तब पता चलेगा कि कौन उम्मीदवार है और कौन प्रचार करेंगे, कौन पोलिंग एजेंट बनेंगे। इच्छा है बेगूसराय से फिर लड़ने की? वही बात है, मैं बार बार कहता हूँ। लेकिन जानते हैं, इस बात को ना कोई मानता नहीं। उनको लगता है कि मेरा एक्सक्यूज है ये। जैसे मैं आपसे ये सवाल पूछूं कि आपकी शादी क्यों नहीं हो, तो आप कहेंगे कि हम व्यस्त रहते हैं इसलिए नहीं हो। हमको लड़की नहीं मिली चाहिए। हाँ, अच्छी कोई जान पहचान में आपके हो तो बताना। नहीं, मेरे जान पहचान में हो तो हम खुद ही नहीं करेंगे, आपको बताएंगे। मतलब फिर ये तो मतलब मेरी भी नहीं हुई है ना, तो आपके लिए हम खुद देंगे फिर। चलो, ये कोई बात हुआ जिसको अपने घर में दही नहीं है और दूसरे को जोरन बांट रहा है।
देखिए दोनों भाई मिलके खोज लेंगे, चलो। वही बात है, लेकिन हम ये कह रहे हैं कि आप व्यस्त हैं और आप शादी नहीं कर पा रहे हैं, तो लोग ना इसको हमेशा एक्सक्यूज लेते होंगे, अरे कुछ कमी होगी, हो नहीं कमी रहा तो नहीं है। डाउट करते। अरे करते हैं, हमारे वाले नहीं करते। तो कौन सा जो लैब का जो है रिपोर्ट लेके हम लोग माथे पे चिपका के घूम सारा रहे हैं, सच कैमरा थोड़ी ना बोल देंगे। वही हम भी कह रहे हैं ना, मेरा भी वही कहना है। तो ना हम बार बार जब कहते हैं कि राजनीति व्यक्तिगत जो है ना नहीं होती है, सामूहिक होता है, कलेक्टिव होता है, तो लोगों को लगता है अरे इसका कुछ हो नहीं रहा है तो गोल गोल बोल रहा है। हकीकत बात यही है कि कब चुनाव लड़ेंगे, कहाँ से चुनाव लड़ेंगे, कैसे चुनाव लड़ेंगे, ये सारे फैसले ना कहीं कोई एक बातचीत में बैठ करके तय नहीं हो जाता है। लेकिन मेरा इस पे स्पष्ट मत है कि मैं हमेशा से जब मानता हूँ कि राजनीति एक कलेक्टिव एफर्ट है, तो हर किसी का रोल है। कोई जनरल सेक्रेटरी है, कोई अध्यक्ष है, कोई जो है गेट खोल रहा है, दरबान का काम कर रहा है, कोई न्यूज़ लेटर छाप रहा है, कोई लेटर भेज रहा है, डिस्ट्रीब्यूट, अलग अलग काम होता है, टीम वर्क होता है। उसमें मेरे साथ एक मैं मानता हूँ कि इसके लिए मेरा जो है बहुत अच्छा संयोग है जीवन में कि मैं भाषण भी दे सकता हूँ, मीडिया से भी बात कर सकता हूँ, पर्चे भी बांट सकता हूँ घूम घूम करके। ज़्यादा दिन तो नहीं हुआ ना यूनिवर्सिटी से निकले हुए, प्रचार भी कर सकता हूँ, चुनाव भी 2-2 बार लड़ लिया हूँ तो चुनाव भी लड़ सकता हूँ। तो ऑलराउंडर हैं, जहाँ लगा दीजिए, पार्टी जो कहेगी करेंगे। अब देखो इसमें फिर हमारे मन में एक सवाल आ रहा है, अगर आप ही अरे आपके सवाल आते रहने चाहिए, तो इंटरव्यू कैसे आगे बढ़ेगा। जैसे आपने कहा कि राजनीति कुछ पाने के लिए नहीं है, तो अगर इस तरह पाने का कॉन्सेप्ट नहीं था, इतने आप महत्वाकांक्षी या लालची या कहें कि एम्बिशियस नहीं थे, ये छोटा महत्वाकांक्षा है, ये छोटी मोटी महत्वाकांक्षा। महाराज आ जा रहे हैं उसके बाद नहीं, ये एक बात बताइए आपको, ये मैंने नहीं कहा कि मेरी महत्वाकांक्षा नहीं, मेरी महत्वाकांक्षा है क्या महत्वाकांक्षा? इस देश के 3 बार के प्रधानमंत्री को हराने की। मेरी महत्वाकांक्षा है 100 साल होने को है आरएसएस की उस संगठन को हराने की। मेरी महत्वाकांक्षा है कि जिनके डर से पत्ता नहीं हिलता है, तो मतलब बाप तो छोड़ दीजिए, बेटा का भी तूती बोलता है। जैसा को देखें ना, अंग्रेजी बोले ना बोले तूती बोलता है उस आदमी का, उससे हराने की। ये छोटी महत्वाकांक्षा, ये जानते हैं, ये बहुत बड़ी महत्वाकांक्षा है। तो मतलब फिर इसमें 2 सवाल है। एक सवाल ये कि क्या आपकी पूरी पॉलिटिक्स एंटी बीजेपी आरएसएस ही है? क्योंकि जितनी बातें आपने महत्वाकांक्षाओं में बताई, ये सिर्फ एंटी बीजेपी आरएसएस वाली साउंड कर रही है। तो वो हमारे खिलाफ कंस्ट्रक्टिव कुछ नहीं, कंस्ट्रक्टिव है। हाँ शुभंकर जी, अरे ऐसा नहीं है। मतलब आप मैं बताता हूं, मैं उसको एक्सप्लेन करता हूं। देखिए, मैं उनके खिलाफ क्यों हूं, व्यक्तिगत दुश्मनी नहीं है। वो एक पोजीशन होल्ड करते हैं और एक आइडियोलॉजी को कैरी करते हैं। वो जो पोजीशन होल्ड करते हैं, उस पोजीशन से हमारे कुछ एक्सपेक्टेशन है एज ए सिटीजन, और जो वो आइडियोलॉजी कैरी करते हैं हम उसके खिलाफ हैं। एक्सपेक्टेशन उस पोजीशन से जो हम होल्ड करते हैं, जो पोजीशन वो होल्ड करते हैं, उससे ये है कि इस देश की सरकारें जनमुखी होनी चाहिए। ये कंस्ट्रक्टिव है, होना चाहिए। और वो जनमुखी इसलिए नहीं हो पा रहे हैं, दोस्तोन्मुखी इसलिए हो गए हैं, क्योंकि वो एक पर्टिकुलर संगठन की आइडियोलॉजी कैरी करते हैं। देखिए, जब मोदी जी कहते हैं ना सबका साथ सबका विकास, तो उनको मालूम है कि उनकी विचारधारा से मिलती जुलती बात नहीं है ये। अगर उनकी विचारधारा से मिलती जुलती ये बात होती तो वो चुनाव में जाकर के शमशान कब्रिस्तान नहीं करते, कपड़ों से पहचाने जाते हैं ये नहीं करते। तो उनको ना डबल रोल प्ले करना पड़ता है। जब वो भारत में होते हैं तो गांधी के विरुद्ध जो विचार है उसको लगातार अपने भाषणों से बोलते हैं, तो जब जापान जाते हैं तो गांधी जी के ऊपर माला चढ़ाते हैं। बट चलो कन्हैया, इसमें भी जैसे, क्योंकि मैं बहुत सारे नेताओं के साथ पॉडकास्ट करता हूं, तो मुझे उन्हें ऑफ द स्क्रीन और ऑन द स्क्रीन दोनों जानने का मौका मिलता है। और मैं बहुत सारे नेताओं को, मतलब मैं नाम नहीं लूंगा क्योंकि अलग अलग पॉलिटिकल पार्टीज से हैं, जब मैं उनसे मिला तो ऑफ द रिकॉर्ड बिल्कुल अलग इंसान थे, और ऑन द रिकॉर्ड उन्होंने कहा कि पॉलिटिक्स की अपनी कैलकुलेशन होती है, गुणा गणित हिसाब किताब, जिसमें आपको चुनाव में जाते वक्त सब करना पड़ता है, फिर जब जीत जाते हो तो अलग कहानी होती है। तो क्या इसको इस तरह देखें कि उनकी मजबूरी भी वो है? जैसे 2004 में शाइनिंग इंडिया, जब मैं देखता हूँ अटल जी वाला, शाइनिंग इंडिया आया, ये हुआ हिंदुत्व से गए, सीटें कम हो गई, वापस ट्रैक पे लौटे, उनका एक वोटर है जो वही मांगता है। जैसे बहुत सारी पॉलिटिकल पार्टी, अखिलेश जी का एग्जांपल ले लेते हैं हम, केजरीवाल जी कर लेते हैं, सबको एक थीम ले ली उन्होंने कि इनकी पार्टी की ये यूएसपी है, उस यूएसपी पे खेलते हैं। बीजेपी की यूएसपी हिंदुत्व है, शायद किसी की कुछ और होगी, अलग अलग। बीजेपी की यूएसपी अगर हिंदुत्व है तो जब मोदी जी जाते हैं वहाँ सऊदी अरबिया और शेख को एकदम जादू की झप्पी दे रहे होती हैं, तब वहाँ हिंदुत्व खतरे में होता है कि एकदम फुल फर्निश्ड, फुल फ्लेज्ड थ्राइव कर रहा है। दैट्स डिफरेंट, सरकार वर्सेस पार्टी। कि जब इलेक्शन में जाते हो तो पार्टी होते हो, सरकार आते हो तो आप सब आते हो। हमने आजम खान को भी साहब को देखा है कि कुंभ का उन्होंने अच्छा किया था, जो व्यवस्था की थी। जब आप पार्टी होते हो तो पार्टी होते हो, जब आप सरकार होते हो तो सरकार होते हो। हमारा यही डिफरेंस है। ओके।
आरएसएस का सरकार चलाने का जो तरीका है, जिसमें उनकी विचारधारा के जो लोग हैं वो सरकार को कंट्रोल करते हैं। ठीक है। अब मैं इसका एक एग्जाम्पल देता हूँ, क्योंकि हम ना इसी धरती पे हैं। हम कहाँ जो है आप ही के नाम वाले अभी गए हैं ना वहाँ स्पेस में। उनका नाम शुभांशु शुक्ला है। हाँ, मेरा नाम शुभांकर मिलता जुलता है। तो हम भी तो यहीं रहते हैं, स्पेस में तो रहते नहीं हैं। हमारे वक्त के एबीवीपी के करने वाले जो साथी हैं, जो हमारे साथ ही पढ़े एबीवीपी करते थे, वो अभी सब मंत्रालयों में लगे हुए हैं। उनका काम है कि मंत्री के काम का रिपोर्ट बनाना और आरएसएस को भेजना। जो वाइस चांसलर नियुक्त होते हैं वो आरएसएस से जुड़े हुए लोग हैं। जो हमारे साथ काम करने वाले लोग हैं, देखिए लोग जो विरोध करते थे एबीवीपी का या बीजेपी का, ठीक है ना, उनको नौकरियां नहीं मिल रही, लेकिन आप एबीवीपी किए हुए हैं, सबको नौकरी मिल गई। मेरे साथ मेरे यूनियन में जो थे। अगर ये प्रिविलेज है तो जैसे मैं जब आपको लिखी मैंने पोस्ट डाली तो बहुत सारे लोगों ने कहा कि आपके जो साथी थे जो दूसरे धर्म से थे, उन्होंने कहा कन्हैया प्रिविलेज है क्योंकि वो हिंदू थे। ये आपको लेकर भी बहुत सारे लोगों ने कहा कि आप प्रिविलेज है कि आप हिंदू थे, आप बाहर हैं। आपके बहुत सारे साथी के ऊपर और केसेस चले, बहुत सारी चीजें चली, वो फंसे हैं क्योंकि वो मुस्लिम थे। कन्हैया को प्रिविलेज मिल गया कि सारी चीजें करने के बावजूद बच गए हिंदू है। इसमें हाफ ट्रुथ है। हाँ, मुझे प्रिविलेज है, ये ट्रुथ है, कैसा मैं एक्सेप्ट करता हूँ। बिल्कुल, मुझे मेरे नाम का प्रिविलेज है, हिंदू होने का बिल्कुल है।